Hello students, welcome to online class. बी थर्ड ईयर हम अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स नगरों का, नगरों एवं नगर का वर्गीकरण। नगरों का वर्गीकरण स्टूडेंट्स, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले वीडियो में नगर का अर्थ एवं नगर की कुछ विशेषताओं को बतलाने का प्रयास किया था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि नगर वह स्थान है जहां पर कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों की बहुलता होती है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? नगरों के नाम से संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ जनसंख्या की बहुलता, जनसंख्या का घनत्व अधिक होना, जनसंख्या की विभिन्नता, स्थायी जनसंख्या, इसके अलावा द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, कम सामाजिक संपर्क, शारीरिक संपर्कता, यानी शारीरिक संपर्कता होती है लेकिन कम सामाजिक संपर्क जो है वो पाया जाता है। साथ ही साथ नगर में विभिन्न जातियों, प्रजातियों एवं संस्कृति के लोग जो निवास करते हैं स्टूडेंट्स, उनके अंतर्गत व्यावसायिक विशिष्टीकरण पाया जाता है और व्यावसायिक विशिष्टीकरण के साथ साथ विशिष्ट प्रकार के यानी द्वितीयक सामाजिक संबंधों की जो है प्रधानता पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने नगरों का अर्थ और उनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास किया था। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे नगरों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, नगरों के वर्गीकरण के अंतर्गत विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं, उन समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से नगरों का वर्गीकरण बतलाने का प्रयास किया। मुख्य रूप से जो नगरों का वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स तीन प्रकार से नगरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला जो है स्टूडेंट्स वो है प्रकार्यात्मक आधार पर। पहला वर्गीकरण किस रूप में किया गया है? प्रकार्यात्मक आधार पर। दूसरा जो नगरों का वर्गीकरण किया गया है स्टूडेंट्स वो किया गया है पारिस्थितिकीय आधार। किस आधार पर स्टूडेंट्स? पारिस्थितिकीय आधार पर। और तीसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है ऐतिहासिक आधार पर। किस आधार पर? ऐतिहासिक आधार पर। तो इस प्रकार से जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं जो कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने मुख्य रूप से नगरों को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला प्रकारात्मक आधार। प्रकारात्मक आधार पर ऐसे नगरों को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंतर्गत किन्हीं कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण होता है, जैसे उद्योग इत्यादि के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। कार्यों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उन्हें किस प्रकार के नगरों के अंतर्गत रखते हैं स्टूडेंट्स? प्रकारात्मक आधार पर नगरों के वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा आता है स्टूडेंट्स पारिस्थितिकीय आधार पर नगरों का वर्गीकरण। पारिस्थितिकीय यानी वातावरण के अकॉर्डिंग कि जिस प्रकार कहीं ऐसा होता है किन्हीं किन्हीं नगरों में
वातावरण के अनुकूल होने की वजह से वो नगर वहाँ पर विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे नगरों के वर्गीकरण को जो है पारिस्थितिकीय आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार जो आता है वो ऐतिहासिक आधार पर, यानी इतिहास में ऐसी कोई घटनाएं जो है घटित हुई है उनके आधार पर उन नगरों का वर्गीकरण किया गया है। तो उन्हें कैसे नगरों के अंतर्गत रखा जाता है? ऐतिहासिक आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण किया गया है उसके अंतर्गत रखा जाता है। इन तीनों आधारों पर वर्गीकरण के बावजूद भी स्टूडेंट्स कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने नगरों का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, यानी नगरों के प्रकारों की विवेचना और उनका वर्गीकरण किया है। इनमें से जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री आते हैं स्टूडेंट्स वो आते हैं एस रीमर। कौन आते हैं स्टूडेंट्स? एस रीमर। एस रीमर जो है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी स्टूडेंट्स, द मॉडर्न सिटी। कौन सी पुस्तक? द मॉडर्न सिटी। इन्होंने इसमें नगरों का कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। इसलिए एस रीमर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न सिटी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर नगरों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। सबसे पहला प्रयास जो उन्होंने या नगरों का जो वर्गीकरण का पहला प्रकार उन्होंने बताया है वो ये बताया है संस्थाओं के प्रधान स्तर। संस्थाओं के स्टूडेंट्स इस प्रकार की जो नगर होते हैं नाम से ही विदित हो रहा है, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती है उन संस्थाओं के केंद्र स्थान होते हैं, जैसे बनारस, मथुरा, जगन्नाथपुरी इत्यादि जो नगर हैं ये कैसे हैं? अत्यंत प्राचीन है और विभिन्न संस्थाओं की वजह से यहाँ पर नगरों की स्थापना हुई है। क्योंकि यहाँ पर नगर जो है क्यों बने? यहाँ नगर बनने का महत्वपूर्ण कारण जो स्टूडेंट्स वो मंदिर, गिरजाघर व इसी प्रकार की जो अन्य संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की वजह से यहाँ नगरों का विकास हुआ है। और इन नगरों में विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं हैं उन धार्मिक क्रियाओं को आर्थिक क्रियाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी धार्मिक संस्थाओं की वजह से इन नगरों का विकास हुआ है। दूसरे आते हैं एस रीमर के अनुसार व्यापारिक केंद्र। कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? व्यापारिक केंद्र नाम से विदित हो रहा है जहाँ व्यापार होता है, उद्योग होता है, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में जहाँ नगरों का विकास हुआ है, यानी मध्य व्यापार की वजह से, वाणिज्यिक केंद्रों की वजह से नगरों का विकास हुआ। वह कैसे नगर? व्यापारिक केंद्र वाले नगरों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए बम्बई, कलकत्ता। संस्थाओं के प्रधान स्थल मथुरा, बनारस, जगन्नाथपुरी इत्यादि जो है वो संस्थाओं के प्रधान स्थल। दूसरे महत्वपूर्ण एस रीमर के अनुसार व्यापारिक केंद्र के अनुसार जो विकसित हुए जैसे बम्बई और कलकत्ता।
तीसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण करने का प्रयास जो है श्रीमन ने किया स्टूडेंट्स, वो ये है औद्योगिक केंद्र। औद्योगिक केंद्र ये भी आप नाम से ही विदित हो रहा है। औद्योगिक केंद्र जो है, औद्योगिक केंद्रों के रूप में जो नगर विकसित हुए वो ऐसे नगरों के अंतर्गत रखे जाते हैं जो कि उत्पादन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ उत्पादन के केंद्र के साथ साथ वहाँ जो है कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए तो उत्पादन होता है। विभिन्न बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना वहाँ पर क्यों हो पाई है? इसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और कच्चा माल उपलब्ध होने की वजह से वहाँ पर जो अनेक औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनकी स्थापना हो चुकी है, जहाँ पर कि बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। तो ऐसे नगर जो है विकसित हुए हैं, ऐसे नगरों का जो विकास हुआ है उन्हें औद्योगिक केंद्रों के नाम से जाना जाता है, जैसे टाटा नगर, मोती नगर, डालमिया नगर इत्यादि। ये वहीं विकसित क्यों हुए हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो कच्चा माल की उपलब्धता, साथ ही साथ संचार एवं यातायात के साधन जो है वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आवागमन के साधनों की सुलभता की वजह से ही वहाँ पर विभिन्न औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई है। एस रीमन के अनुसार चौथा नगरों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो चौथा प्रकार आता है स्टूडेंट्स, वो आता है महानगरीय केंद्र। कौन सा आता है? महानगरीय केंद्र। महानगर नगरों के यानी नगरीकरण की प्रक्रिया जो होती है, यानी औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण की वजह से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाकर बसने लग जाता है, यानी जहाँ महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ उपलब्ध होती है धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसके आसपास ही रहना या बसना प्रारंभ कर देता है। तो वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, नगरीकरण जो है, यानी नगरीकरण की प्रक्रिया। और नगरीकरण जो है स्टूडेंट्स, जब औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और नगरीकरण जो है जब अपनी चरम सीमा पर यानी पूर्णतः अच्छे तरीके से यदि नगरीकरण हो जाता है तो इस प्रकार के नगरों में जो है विभिन्न प्रकार के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यापार, उद्योग, शिक्षा के बड़े बड़े स्थल, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं वो संस्कृतियां भी यहीं पर पाई जाती है। इसमें वे सभी राजधानियां और प्रांत आते हैं जो कि महानगर के रूप में जाने जाते हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, मुंबई इत्यादि। ये सब क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, महानगरों के रूप में कहलाते हैं या महानगरों के रूप में विकसित हो चुके हैं। एस रीमन का जो अंतिम वर्गीकरण आता है उसके अंतर्गत जो नगर आते हैं उन्हें स्टूडेंट्स एस रीमन ने अवलंबित नगरों के नाम से संबोधित किया। कौन से? अवलंबित नगर। स्टूडेंट्स अवलंबित मीनिंग क्या हुआ? किसी पर आश्रित रहना कहलाता है अवलंबन, या फिर आश्रित रहना क्या कहलाता है? अवलंबित नगर। यानी कोई नगर है, बड़ा नगर है, महानगर है, उसके आसपास जो छोटे छोटे स्थान विकसित हो जाते हैं धीरे धीरे, उस महानगर की वजह से धीरे धीरे आसपास जो छोटे छोटे नगरों के रूप में विकसित हो जाते हैं वो कहलाते हैं अवलंबित नगर। क्यों? क्योंकि जब महानगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या तरीके से बसना प्रारंभ हो जाती है तो वहाँ जनसंख्या की अधिकता होने की वजह से
रहता है। तो इस प्रकार के नगरों को एस नीमर ने अवलंबित नगरों के नाम से संबोधित किया है। साथ ही साथ इन्हें अवलंबित नगर कहने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये यात्रियों या जो भ्रमण करने वाले पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों पर ज्यादा आश्रित रहते हैं, क्योंकि इनका विकास जो है वो इसी वजह से हुआ है कि यहाँ पर पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। जैसे कश्मीर, माउंट आबू, नैनीताल जो है ये ऐसे महत्वपूर्ण नगर हैं जो कि अवलंबित नगर के रूप में माने जाते हैं और साथ ही साथ नगरों के महत्वपूर्ण वर्गीकरण के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस प्रकार से एस नीमर ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नगरों का वर्गीकरण किया और साथ ही साथ